अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने फ्रीबीज को रेवड़ी कल्चर कहा था, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त में चीज़ें देने का वादा करती हैं, जो कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इस बात ने राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी सी बहस छेड़ दी है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है, और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि भैया आप बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के लिए जो आप इर्रेशनल फ्रीबीज अनाउंस कर देते हैं, तो कितना वो आर्थिक रूप से सही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीबीज और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीबीज होता क्या है, पहले उसको विस्तार से देखेंगे। फ्रीबीज वो वादे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के समय में जनता का वोट पाने के लिए जनता से करती है। ठीक है, जैसे बस सर्विस, फ्री बस सर्विस, महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो सेवा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, मोबाइल, हर महीने पैसे, पेंशन आदि। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने इसे रेवड़ी शब्द कहा था। अगर हम ये देखें कि भारत में फ्रीबीज कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नाम आता है तमिलनाडु राज्य का, जहाँ की मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जनता को फ्रीबीज के नाम पर टेलीविजन, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें देने का वादा करती हैं अगर वो चुनाव जीती तो कहीं ना कहीं उनको एक अट्रैक्ट किया जा रहा है कि भाई आप हमें वोट दो, उसके बदले में हम आपके लिए ये सब चीज़ें देंगे जो आपके हाउस होल्ड में हेल्प करेंगी। और लोग इस लालच में आके दे भी देते हैं, अधिकांश नहीं पर कुछ हिस्सा देते हैं। वहीं अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो वो किसी भी सरकार द्वारा इस उद्देश्य से लाई जाती है कि जिससे जनता को सामाजिक और आर्थिक लाभ पहुंच सके और वे देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के काबिल बन सके। तो ये आपको मोटे तौर पे फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम के बीच में एक फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब मैं एक वेलफेयर स्कीम्स के एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उससे सिचुएशन और आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मनरेगा, आपको मनरेगा के अंदर काम करने का मौका मिलता है, तो आप अर्न करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत नहीं लेकिन पहले से तो सुधरेगी, तो आप उससे कुछ ना कुछ अपने लिए भी डेवलप करेंगे और कुछ ना कुछ उस डेवलपमेंट के लिए जो आप परचेज करोगे उसका फ़ायदा सरकार को भी होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था को भी होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इन सब में अर्थव्यवस्था के अंदर पैसों का लेन देन चलता है। तो इससे क्या डेवलपमेंट आपकी भी हो रही है, साथ ही साथ देश की या राज्य की भी हो रही है। आयुष्मान सहकार स्कीम, मिशन कोविड सुरक्षा, वन नेशन वन राशन आदि जैसी स्कीम्स जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। इस बात में ये कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन ये स्कीम्स देश को रिटर्न भी देती हैं, तो इस पर भी हमें फोकस देना है। क्या फ्रीबीज हमें कुछ रिटर्न दे रही हैं, क्या सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स ही हमें रिटर्न देती हैं, तो वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि स्कीमें इसलिए चलाई जाती हैं कि इनका लाभ उन तक भी पहुंच सके जो इनके अभाव में जिन्हों तक ये सुविधाएं अच्छे से नहीं पहुंच सकी हैं। अब समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये है कि देखा गया है कि फ्रीबीज कल्चर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, और हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में तो ये देख ही चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में ये चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो रही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम्स के बीच एक बैलेंस बनाकर रखा जाए, क्योंकि दोनों का बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता ही है, और देश की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो प्लस माइनस
होती है, तो वो प्लस माइनस ना हो, वो डवाडोल ना हो, एक बैलेंस बना के चला जाए। दोस्तों, आरबीआई ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में सतर्क किया है कि सब्सिडीज के चलते राज्य सरकारों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जबकि कोविड-19 की वजह से ये स्थिति पहले से ही बहुत खराब हो चुकी है और अब फ्रीबीज की वजह से ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसिस रिस्क एनालिसिस में श्रीलंका की आर्थिक हालत को देखते हुए राज्य सरकारों की वित्तीय सेहत की चिंता जताई। अब चिंता जताना तो जाहिर सी बात है। अब इसके अंदर पश्चिम बंगाल, केरला, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के ऊपर विशेष ध्यान देने की उन्होंने बात कही है। क्यों? क्योंकि इन राज्यों के अंदर वेलफेयर स्कीम्स के जो प्रोग्राम है उनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी स्कीम्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो आपके जो रूटीन के रोज़मर्रा के कार्य हैं वो प्रभावित होंगे ही होंगे। अभी हाल ही में श्रीलंका का आर्थिक संकट हम सब ने देखा है कि उन्होंने टैक्स में कटौती की, उन्होंने फ्री की सुविधाएं दी, उन्होंने फिर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप बढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा उनको बैकफायर कर गया। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम रही। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सरकार को इनकम ठीक से नहीं हुई। तो कोविड की वजह से टूरिज्म वैसे ही प्रभावित था, क्योंकि श्रीलंका जैसे देश टूरिज्म पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। श्रीलंका की घटना हमारे राज्यों की जो खराब होती अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक रिमाइंडर आप मान सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है, क्योंकि कुछ राज्य हैं जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस में आ चुके हैं, जिनमें से पंजाब की हालत ज़्यादा खराब होने का अनुमान है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब का डेट स्टेट जीडीपी 2026 और 2027 तक 45% का हो जाएगा, और अगर उसकी ऐसा ही चलता रहा तो अगर उन्होंने इंप्रूव किया तो ठीक है, नहीं तो ये सिचुएशन बिगड़ेगी, ऐसा आरबीआई ने कहा है। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि पंजाब में जो नई सरकार अभी आई है उन्होंने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने को कहा है, और वो दे भी रहे हैं। तो सरकार को 300 यूनिट्स पर हाउस घाटा है। ये एक एग्जाम्पल है फ्यूचर में इकोनॉमिक क्राइसिस आने का, क्योंकि इनकम में कमी होगी और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी होगी, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। राजस्थान हो, केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, इनकी बात करें तो इनका डेट टू स्टेट जीडीपी रेशो बढ़कर साल 2026-27 तक 35% हो जाएगा। तो अब ये राज्य भी ज़्यादा जनसंख्या वाले भी हैं, इनका क्षेत्रफल भी बड़ा है, ज़रूरतें भी बड़ी हैं, तो ये बड़ी चिंता की एक बात हो गई है। एक अनुमान का अनुसार अलग अलग राज्यों में फ्रीबीज पर होने वाले खर्चे स्टेट जीडीपी का 0.1 से 2.7% होता है, और अगर हम आंध्र प्रदेश और पंजाब की बात करें तो ये 2% से ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है, समय रहते संभलना होगा। देखिए, किसी भी विषय के अगर हम जब चर्चा करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्रीबीज की आवश्यकता क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, कि सिर्फ वोट लेने के लिए ही किया जाता है या वोट लेने के चक्कर में और भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। देखिए, पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि विकास को सुगम बनाने, जैसे पीडीएस सिस्टम हो गया, रोजगार गारंटी योजना हो गया, शिक्षा के लिए समर्थन, और विशेष रूप से जो आपके कोविड जैसी महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं उनमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फ्रीबीज भी माना जा सकता है। फ्रीबीज क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट को कहीं इनकम नहीं हो रही। जैसे कोविड में आपने देखा किस तरह से धड़ाधड़ ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, ठीक है, पहले भारत के अंदर इतना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं थे, लेकिन एकाएक रातों रात कितने ही प्लांट लगा दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसका पैसा जनता से तो नहीं लिया गया ना, कि हाँ जी हम प्लांट लगाने जा रहे हैं तो हमको इतना आप पैसा दो, इतना टैक्स दो या टैक्स बढ़ा दो। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बहुत सारी सुविधाएं फ्री दी, ठीक है। अब उसमें ये कहें कि ये नहीं जी ये तो फिर फ्रीबीज हो गया, नहीं, ये फ्रीबीज का पार्ट है, ये लगेगा आपको, लेकिन ये उनके उस समय के भले के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट फ्रीबीज के पक्ष में जा रहा है। दूसरी बात हम बात करें कि जो राज्य कम विकसित है उनको मदद हो जाती है, कि पता है कैसे गरीबी से पीड़ित आबादी को निःशुल्क सुविधाएं, ठीक है, कोई स्वास्थ्य सुविधा देनी है, कोई शिक्षा सुविधा देनी, और उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए सब्सिडी देना भी आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो सब्सिडीज़ को भी फ्रीबीज में ही वैसे काउंट किया जाता है, क्योंकि सब्सिडीज़ कोई स्कीम नहीं होती है। तीसरा पॉइंट में हम देख लें तो भारत जैसे देश में जहां राज्यों में विकास की एक निश्चित दर है, देखिए हर राज्य का अपना अपना डेवलपमेंट मॉडल है, अपने अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। सभी राज्य जितने भी हैं एक तरह से डेवलप नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो क्या होता है कि
निश्चित स्तर होता है सबकी डेवलपमेंट का या फिर होता ही नहीं है। तो चुनाव के अवसर पर जो लुभावने वादे किए जाते हैं तो लोगों को उससे अपेक्षाएं हो जाती हैं कि अपेक्षाएं जो हमारी पूरी होंगी, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि फ्री बीज के नाम पे जब सरकार एक्सपेंस करके सामान खरीदती है तो उन इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा थोड़ा कुछ फायदा पहुंचता है। तो फ्री बीज की कमियां देख लेते हैं, पॉजिटिव तो हमने देख लिया, तो कमियां भी देख लेते हैं। देखिए, फ्री बीज का ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन में ना अस्थिरता पैदा करती है। जो हमारा बुनियादी ढांचा होता है इकोनॉमी का, उसको कमज़ोर करती है। अब कमज़ोर कैसे करती है? क्योंकि अगर आप किसी को मुफ्त में कोई चीज़ दे रहे हो, देते जा रहे हो, तो एक समय के बाद वो व्यक्ति अपने आप को डेवलप करना छोड़ देगा, अपने अंदर इनोवेशन लाना छोड़ देगा। वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्लो कर देगा इकोनॉमी को। राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, वो तो सीधी सी बात है। सरकारी खजाने पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है, वो आपको जा ही रहा है ज़्यादातर। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के ये बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि आप लालच दे के चुनाव जीत रहे हो। आप अपनी एफिशिएंसी से, अपने कार्य से, अपने डेवलपमेंट मॉडल से चुनाव नहीं जीत रहे हो। आप अपने विजन से चुनाव नहीं जीत रहे हो, आप सिर्फ एक लालच दे रहे हो। तो उसका सामना भी आगे जाके जो है भविष्य में करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है। जब मुफ्त बिजली दी जाएगी तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ से और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो है, क्योंकि मुफ्त में बिजली मिल रही है, जैसे मैंने ऊपर पंजाब का एग्जांपल बताया, 300 यूनिट फ्री में मिल रहे हैं, तो लोग धड़ल्ले से बिजली यूज़ करें तो बिजली ज़्यादा यूज़ करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। बिजली प्रोडक्शन होगी तो कोयलों की खनन भी ज़्यादा होगा, पेड़ भी ज़्यादा काटे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और जो भारत सरकार और पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रही है इतनी तेज़ी से, उसमें भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से लोगों का ध्यान ही हट जाएगा। तो बिजली बचाने का जब बिल ही नहीं आएगा पूरा, तो लोग क्यों कहेंगे कि हम बिजली बचाएं? तो बिजली बचाने का विचार उनको आएगा नहीं, तो उसका असर भी पर्यावरण के ऊपर उल्टा पड़ेगा। तो अब किया क्या जाए? तो किया साहब ये जाए कि फ्रीबीज के कारण आर्थिक प्रभावों को समझा जाए, हम उस रास्ते पर ना चलें जिससे कि हमारे पड़ोसी देश चले हैं। सब्सिडी और फ्रीबीज के अंतर को समझा जाए कि भाई ये सब्सिडी और फ्रीबीज कहीं ना कहीं जो है एक ही है, और लेकिन वेलफेयर स्कीम थोड़ी सी अलग है, अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो भले के लिए की जा रही हैं। फ्रीबीज सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का भला कर सकती है चुनाव में, लेकिन लॉन्ग रन में जाकर नुकसान ही पहुंचाती हैं, आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं। तो कुल मिलाकर फ्रीबीज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ठीक नहीं है। ये किसी भी समाज को अपंग बनाने जैसा है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने की क्षमता जो है किसी भी देश और समाज की घटती है। इनोवेशन और विकास की गति में कमी आ सकती है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी जागरूक बनाएगी। फिर मिलूंगा आपसे, धन्यवाद।